तो देखिए ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में एक एंड फिक्स्ड होता है और यहाँ पे एक मेटल का बॉब होता है। तो ये जो मेटल का बॉब है, इसका वेट, मान लीजिए कि इसका मास m के बराबर है, तो इसका जो वेट है वो mg के इक्वल हो। तो ये इसका जो टेंशन है वो इसको mg को बैलेंस करता है। आप अगर इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करके, इतना डिस्प्लेस करना है कि जो थीटा है वो नेग्लिजिबल हो, है ना, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको अगर हम ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो mg का एक कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है और ये इसको अपनी मेन पोजीशन पे लेके आता है। तो ये इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। तो इसका जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वो हमें प्रूव करना है। और उस ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि टाइम पीरियड कितना हो। तो अगर आप पी पॉइंट पे देखोगे तो पी पॉइंट पे वेट नीचे की तरफ होगा, और ये अगर थीटा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये mg sin थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो mg sin थीटा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो ये कितना एक्सेलरेशन इसको देगा, है ना। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास के इक्वल। तो फोर्स है mg sin थीटा, है ना, और ये m, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसलिए इसकी नेचर जो है वो नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी साइन थीटा के इक्वल होगा। आपको पता है कि थीटा अगर 0 को टेंड करेगा तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, यानी कि हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको थीटा लिख देंगे। अब अगर थीटा निकालेंगे, थीटा हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो ये जो आर्क है, अगर ये बहुत छोटा है तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज y। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालेंगे तो ये आर्क अपॉन रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो थीटा को हम y अपॉन एल लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस जी, और थीटा हो जाएगा y अपॉन एल। एल इसकी लेंथ हो गई, दिस लेंथ इज l। ठीक है, तो आप देखिए g एक पर्टिकुलर पॉइंट पे g कांस्टेंट रहेगा और ये लेंथ भी कांस्टेंट है, तो g और l दोनों कांस्टेंट हो गए, तो a माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो a अगर माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो दिस इज द कंडीशन फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही कंडीशन होती है। इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, है ना। तो SHM की जो जनरल इक्वेशन है वो आती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जब भी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी आप इससे कंपेयर करिए, तो आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और y की प्लेस पे y आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी अपॉन एल, इसलिए ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल, है ना। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये 2 पाई और ओमेगा को रेसिप्रोकल करोगे तो ये अंडर रूट एल अपॉन जी आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जितनी भी सिचुएशंस होंगी उसमें जो ऑसिलेशन होगा वो मीन पोजीशन के अराउंड होगा। एक ऑसिलेशन, जब भी आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालोगे तो वो हमेशा माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, उससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा, और फिर 2 पाई अपॉन ओमेगा करके आपको टाइम पीरियड का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया कि जो टी पाई है वो अंडर रूट एल, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के इक्वल हो गया। इसमें देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये कैसे आती है, टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये जो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना। और जो ए है वो ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ए अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगी। तो जो ओमेगा है वो अंडर रूट ए अपॉन वाई, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वाई अपॉन ए के।
तो ये जो 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए है, ये एक्चुअली किसके इक्वल है? 2 पाई अपॉन ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ से जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट जी बाई एल आ जाएगी, है ना। तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये अपॉन एल अपॉन जी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो ये 2 पाई का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 पाई और एल अपॉन जी का रेसिप्रोकल अंडर रूट जी अपॉन एल। तो इस फॉर्मूले को याद करने की कभी जरूरत नहीं है, आप बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखिए, फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अभी आप कई जगह करोगे तो ये अपने आप ही आपको याद होती चली जाएगी। अब आते हैं सेकेंड्स पेंडुलम में। तो जो सेकेंड्स पेंडुलम होता है, ये एक स्पेशल पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है ना। ये 2 सेकेंड में अपना टाइम पीरियड जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। तो इससे हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि कितनी लेंथ होगी। तो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे सपोज करिए कि आप अर्थ से ऊपर चले जाते, सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, तो आपने ये ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो सेकेंड पेंडुलम में अलग अलग पॉइंट्स पे लेंथ ऑफ पेंडुलम अलग अलग लेना होता है, अगर जी डिफरेंट है तो, है ना। जी हाइट के रिलेशन में चेंज होता रहता है ना। तो टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड के इक्वल होगा तो हम उससे उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना। और जो सेकेंड पेंडुलम है ना, स्पेशली फॉर सेकेंड पेंडुलम, जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स होता है। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और हम एल और जी का रिलेशन निकालना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट जी अपॉन एल पाई के इक्वल हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो जी अपॉन एल पाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और एल की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये जी अपॉन पाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट पे सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब ये जो पेंडुलम क्लॉक है ये कैसे वर्क करती है? जो पेंडुलम क्लॉक है वो किस तरह से वर्क करेगी, उसमें जो टाइम है वो किस तरह से चेंज हो जाता है कभी कभी। तो कुछ अगर ग्रेविटी से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज हुआ या लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो गया तो उस तरह से टाइम बढ़ जाता है, मतलब जो घड़ी है वो या तो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेंडुलम क्लॉक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे पेंडुलम क्लॉक होता है तो उसमें वर्किंग किस तरह से होती है। ये सपोज करो कि कोई क्लॉक है, ये उसका पेंडुलम है ना। ये एक ऑसिलेशन होगा, ये ऐसे एक अपनी लेंथ तक जाएगा जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी, फिर उससे ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, है ना, फिर इसी पॉइंट पे वापस आएगा। तो ये अगर ए से स्टार्ट करके आप इसको छोड़ते हो तो ये वापस ए तक आएगा, तो इसको हम बोलते हैं वन टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम है ये ए से स्टार्ट होगा और वापस ए तक आएगा, तो ये जो टोटल टाइम पीरियड है ये कैपिटल टी के इक्वल होगा, एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड। हमने इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन डे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकाले एक दिन में, तो एक दिन में इसमें कुल कितने ऑसिलेशंस होंगे। तो हमने इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन सपोज किए कि n के बराबर। तो जो टोटल टाइम है वो तो हमें पता है एक दिन में टोटल टाइम कितना होता है। तो एक दिन में जो टोटल टाइम है वो 24 है ना। ये n इंटू कैपिटल टी, ये 24 आवर्स के इक्वल होगा। तो 24 आवर्स, है ना। तो 24 आवर्स को निकालोगे तो 24 इंटू 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। 1 आवर में 3600, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 6 या 144 14 हो जाएगा, 72 और 14 86, तो इतने सेकेंड्स हो जाएंगे। तो ये जो n इंटू टी है ये इसके बराबर होगा। अब आप सपोज करिए कि आपने इसका लेंथ चेंज कर दिया या इसको कहीं और ले गए, हाइट पे ले गए, तो इसका जो g है वो चेंज हो जाएगा। तो किसी भी वजह से
सपोज करिए कि जो टाइम पीरियड है किसी दूसरी सिचुएशन में, ये फर्स्ट सिचुएशन है एट द सरफेस और ये सेकंड सिचुएशन है। तो सेकंड सिचुएशन में किसी भी वजह से सपोज करिए कि जो टाइम पीरियड है वो टी डैश के इक्वल हो, टाइम पीरियड इज टी डैश। तो यही वाली जो इक्वेशन है ड्यूरेशन ऑफ द डे, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो जो टोटल टाइम होगा वो n इंटू टी डैश के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि टाइम पीरियड बड़ा है तो जो डे का ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू द क्लॉक या तो वो ज्यादा हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। सपोज करिए कि ये जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो गया, तो अगर ये टाइम ज्यादा हो गया तो इसका मतलब जो घड़ी है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम में एक दिन बनाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि जो घड़ी है वो रियल टाइम से पीछे रह जाएगी, तो ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ टाइम कितना होगा? लॉस ऑफ टाइम, तो वो कितना पीछे रह जाएगी? तो लॉस ऑफ टाइम हो जाएगा टोटल टाइम एन टी डैश, ये नया वाला टाइम है, और जो पुराने वाला टाइम था वो एन इंटू टी के बराबर। ये पुराना कम है, ये ज्यादा टाइम ले रही है, तो अगर ये ज्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब ये स्लो हो गई। तो ये लॉस ऑफ टाइम हो गया एन टी डैश माइनस टी। तो परसेंटेज लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज लॉस ऑफ टाइम इन अ डे। ठीक है, तो एक दिन में कितना परसेंटेज का लॉस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया? एन टी डैश माइनस एन टी। ओरिजिनल टाइम कितना है? एन टी इंटू 100। एन कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये एन कॉमन लीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा टी डैश माइनस टी डिवाइड बाई टी इंटू 100। तो इस तरह से हम इसका परसेंटेज लॉस टाइम का निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे टी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे टी का क्या रिलेशन होगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यहाँ पे टी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डैश अपॉन जी डैश। तो टी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, टी डैश की वैल्यू इस फॉर्मूले से, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। ठीक है, तो ये परसेंटेज लॉस आ जाएगा एक दिन में। क्लियर है बेटा? सर क्लियर है। ठीक है, अब देखो मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। अगर कोई स्प्रिंग के ऊपर आप कोई वजन डाल देते हैं, तो स्प्रिंग के ऊपर वजन डालने से उसका मोशन किस तरह का होता है ना। तो आप इस चीज को देखिए जरा, जैसे एक ये स्प्रिंग है, इस पे अभी तक आपने कोई वेट नहीं लटकाया, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ होगी, है ना। फिर आपने क्या किया, इस पे एक वेट लटका दिया, तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। तो ये अपनी नेचुरल लेंथ से इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हुई है? क्योंकि इस पे एक जो फोर्स है वो एम की वजह से ये नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है एम, है ना। और ये अब जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब इसको ऊपर की तरफ किसी ने बैलेंस करा हुआ है। तो अगर इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगता है ना। और ये k इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो l के बराबर है, तो जो fs की वैल्यू है वो माइनस के एल के इक्वल होगी। ये माइनस इसकी अपवर्ड डायरेक्शन को बताता है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है तो ये fs इज इक्वल टू के एल के बराबर हो। अब इसमें क्या है कि ये अभी बैलेंस्ड है ना। ये अप्लाइड फोर्स है mg, और ये स्प्रिंग फोर्स है। आपको पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो माइनस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो तो kx के इक्वल होता है, और जो भी अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स mg है तो ये माइनस mg के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी मैग्नीट्यूड वाइज, तो अगर आप डायरेक्शन को छोड़ दें तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इसके वेट को बैलेंस करेगा, यानी कि mg को बैलेंस करेगा। ये बेटा सिचुएशन क्लियर है सभी को? तो जो स्प्रिंग फोर्स है ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो ये कहीं भी ना तो ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? k इंटू एक्स के इक्वल होता है।
तो x यहाँ पे किसके इक्वल है, l के इक्वल है, तो ये k इंटू एल हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी, k इंटू एल इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, है ना, इसको यहाँ तक आपने खींच दिया, एक एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर लगा दिया, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है ये y के बराबर हो, है ना। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट पहले l था वो l प्लस वाई के इक्वल हो गया, लेकिन जो वेट है वो तो उतना ही रहा mg। तो इस सिचुएशन में अब ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये एफ एस डैश, जब आपने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो इसकी जो लेंथ है वो l प्लस वाई के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ऊपर ये l प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, अब क्योंकि एफ एस तो mg को बैलेंस कर रहा था, तो जो एफ एस डैश है वो mg से ज्यादा होगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो एफ एस डैश लगा हुआ है, और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो mg के बराबर, तो ये एफ एस डैश माइनस mg होगा। तो जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग फोर्स ये हो जाएगा k इंटू एल प्लस वाई के बराबर। आप छोड़ दोगे तो इसमें नीचे की तरफ तो सिर्फ mg बचेगा, और स्प्रिंग का जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा k इंटू एल प्लस वाई के बराबर। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये एफ एस डैश मैग्नीट्यूड देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया डायरेक्शन की वजह से, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया एल प्लस वाई के, और ये माइनस mg, तो ये हो जाएगा के एल प्लस के वाई माइनस mg। अभी जो के एल है ये mg के इक्वल है, तो जो के एल है वो mg को कैंसिल कर देगा, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है वो के वाई के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो अगर अप्लाइड फोर्स को आप देखोगे तो ये m इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर हो जाएगा, यानी कि m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी k बाई एम इंटू वाई, और अगर इसमें डायरेक्शन भी देखो तो एक्सेलेरेशन उस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन वाइज अगर देखोगे तो जो a वेक्टर है वो k बाई एम इंटू माइनस वाई वेक्टर के अलोंग होगा, तो जो एक्सेलेरेशन वेक्टर है वो माइनस वाई वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, therefore this mass executes SHM। ठीक है, तो हमको यहाँ से अब इसकी जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करिए, तो जो हमने SHM की जनरल इक्वेशन निकाली थी वो आई थी A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आप इसको जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, k बाई एम के इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट k बाई एम। तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, 2 पाई, और ये 1 अपॉन ओमेगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये क्लियर है बेटा। तो इसमें स्प्रिंग की थोड़ी नॉलेज आनी चाहिए, जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि एक्सेलेरेशन वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्शन वाइज एक्सेलेरेशन वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ बेटा, कोई डाउट है तो बताइए इसमें। ठीक है, तो आगे देखिए जरा, तो इसका फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और उसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, आप देखिए कि अगर स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन आ जाए जैसे आपको ये कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे, ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन दिखाए हुए हैं, एक K1 K2 का कॉम्बिनेशन है, देखो बेटा ये तो जो हमने अभी एक सिंगल सिंगल स्प्रिंग के लिए जो हमने पढ़ा था वो ये फॉर्मूला आया था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन हो गए। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 दिया हुआ है,
एक दूसरा स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 दिया हुआ है और उसके दोनों से आपने एक मास M को कनेक्ट कर दिया। तो जब आप इसको नीचे की तरफ खींचोगे, मान लो इसको आपने नीचे की तरफ खींचा, तो इसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो नीचे की तरफ आएगा, है ना? अप्लाइड फोर्स अगर नीचे की तरफ होगा तो इसमें ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसे ही इसमें भी स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसके ऊपर जो नेट स्प्रिंग फोर्स होगा इन दोनों की वजह से उसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो ये Fs1 प्लस Fs2 के इक्वल हो जाएगा। तो Fs को अगर हम सपोज करो x डिस्प्लेस करते हैं इसको नीचे की तरफ, तो ये Fs हो जाएगा kx के बराबर। इन दोनों की वजह से k हमने स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज कर लिया, तो इसका हो जाएगा k1x और इसका Fs2 हो जाएगा k2x। x दोनों से कैंसिल हो जाएगा और जो k है वो k1 प्लस k2 के इक्वल आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 प्लस k2 के इक्वल होता है। इसकी दूसरी सिचुएशन देखिए बेटा, ये दूसरी सिचुएशन, इसको हम पैरेलल कैसे बोल सकते हैं? जैसे ये यहाँ पे एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ये मास कनेक्टेड है और नीचे एक स्प्रिंग है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज करिए कि k1 है और इसका k2। आप अगर इसको नीचे की तरफ ऐसे इसको खींचते हो, है ना, इसको नीचे की तरफ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दो x, तो इसपे जो अप्लाइड फोर्स है वो नीचे की तरफ होगा, इसलिए स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो Fs1 है ये k1x के ऊपर की तरफ होगा और इस पे फोर्स आएगा नीचे की तरफ। जब इसको नीचे खींचेंगे तो इसको स्क्वीज करेंगे, तो ये जब इसको स्क्वीज करेंगे तो ये इसको धकेलेगा, तो इस पे भी जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही होगा और ये हो जाएगा k2 इंटू एक्स के बराबर। तो इस ब्लॉक पे एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, तो बिल्कुल यही वाली सिचुएशन बनेगी और इसमें भी k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो, अगर ब्लॉक ऊपर है ना, और स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है, तो आप अगर इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे और फिर से यही इक्वेशन बनेगी। तो ये जो तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये पैरेलल फोर्स के एग्जांपल हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल हैं और इसमें जो नेट है वो k1 प्लस k2 के इक्वल होता है। तो इसको अगर हम एक सिंगल स्प्रिंग की तरह कंसिडर करें, अगर इसको रिजल्टेंट स्प्रिंग एक सिंगल स्प्रिंग की तरह कंसिडर करें तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 प्लस k2 के इक्वल होगा, इसका भी k1 प्लस k2 के इक्वल होगा, इसका भी k1 प्लस k2 के। तो हम डायरेक्टली इसका टाइम पीरियड इस तरह के कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, और k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? k1 प्लस k2 के बराबर। ठीक है, तो बस इसमें यही बताया गया है कि अगर इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं और k की वैल्यू k1 प्लस k2 के इक्वल आ जाती है। अभी देखिए बेटा, ये दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सपोज करिए कि यहाँ तक इस स्प्रिंग के हमने दो पार्ट कर दिए, है ना, और ये दोनों स्प्रिंग इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये वाले जो स्प्रिंग है इसका k1 है और इसका k2, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब इसको हम पुल करेंगे तो ये दोनों पुल होंगे, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो ये आता है 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस k2। तो इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ जाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो सिंपल ही है। अगर ऐसा कुछ है, मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक और स्प्रिंग है इस तरह से, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, इनका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में होगा, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जैसे रेजिस्टेंसेस में आप करते थे बिल्कुल उसी तरह से इसको करना है। कोई फ्लोटिंग अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये फ्लोट कर रहा है, तो इसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है। आपने ये चीज जरूर रियलाइज करी होगी कि कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऊपर से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दो, है ना, थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस कर दो, तो ये क्या करेगा? डूबेगा नहीं, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ये चीज आपने बाल्टी में पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर कोई मग है, उसको डुबाने की कोशिश करी होगी, तो वो इस तरह से ऑसिलेट करता है। तो
ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का क्या मतलब होता है कि इसका जो अपथ्रस्ट है, पानी इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा और इसका जो वेट है ना, इसका जो टोटल वेट है, मान लीजिए कि ये जो सिलेंडर है इसका मास m है, तो इसका टोटल वेट होगा mg। तो वाटर का जो अपथ्रस्ट है वो इसके वेट को बैलेंस करे हुए है, इस वजह से ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप ऊपर से एक फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ, तो इसका ये वाला वेट तो उतना ही रहेगा, और ये जो पानी जो डिस्प्लेस्ड है ना, ये जब नीचे आएगा तो ये डिस्प्लेस्ड पानी ज्यादा हो जाएगा, तो अपथ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें जो नेट फोर्स है ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो जब ऊपर की तरफ होगा तो इसको एक स्मॉल पुल मिल जाएगा, फिर ये एसएचएम करने लगेगा। तो इसी सिचुएशन को हम देखते हैं। तो देखिए ये बैलेंस सिचुएशन है, mg u के इक्वल। u क्या है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन लगाता है? अपथ्रस्ट वाटर लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा? इस सिलेंडर के ऊपर। क्यों लगाएगा? क्योंकि जो सिलेंडर है वो वाटर के ऊपर अपने वेट के बराबर फोर्स लगाता है, तो जो वाटर है वो भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। वो फोर्स किसके इक्वल होता है? जैसे ये सपोज करिए कि सिलेंडर ने इतना वाटर डिस्प्लेस किया, है ना, ये वाटर डिस्प्लेस में बना रहा हूं, तो ये भी एक सिलेंडर की तरह बन जाएगा। तो जितने वॉल्यूम के अंदर सिलेंडर है वो उतने ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। लिक्विड को डिस्प्लेस करने का मतलब है कि इतने वेट को हटाएगा, तो इसके बराबर, क्योंकि ये वेट हटेगा इस सिलेंडर की वजह से, तो जिसका जितना वेट इसका होगा उतना ही इस पे अपथ्रस्ट लगेगा। तो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेस्ड वाटर के मास के बराबर इंटू जी, है ना। तो इसका डिस्प्लेस्ड वाटर का हमें मास निकालना है कि वाटर का मास कितना हो गया, यानी कि लिक्विड का मास कितना होगा, इंटू जी, इतना अपथ्रस्ट होता है ना। तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे, सपोज करो इसकी जो लेंथ है वो L है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये एरिया ये A के बराबर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल के बराबर। सपोज करिए कि इसकी जो डेंसिटी है सिलेंडर की वो रो है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो अगर हम इसका मास निकालेंगे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, तो वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये ए एल इंटू सिग्मा के बराबर। अब इसका वेट कितना होगा? वो अब थ्रस्ट हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, तो ये हो जाएगा ए इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू जी, ठीक है। इसी तरह से ये mg किसके बराबर होगा? तो इसका मास कैलकुलेट करो, तो इसका मास हो जाएगा, ये जो पूरी लेंथ है ये L के बराबर है, और ये जो सबमर्ज्ड लेंथ है ये स्मॉल l के बराबर, ये यहां से नहीं यहां से है, और ये जो सबमर्ज्ड लेंथ है ये स्मॉल l के बराबर है, पूरी लेंथ l के बराबर। तो आप अगर इसका मास निकालोगे, m कैलकुलेट करोगे, तो वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये इसका वॉल्यूम होगा। फिर इसका रो से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम इंटू रो, ठीक है। ये m की वैल्यू आ गई, तो m हो गया ए एल इंटू रो, और इसको g से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका टोटल सिलेंडर का मास आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये एक ही प्लेस पे फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसने इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाया है, वो अपथ्रस्ट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो नीचे से अपथ्रस्ट लग रहा है और ऊपर से वेट नीचे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो ये ऐसे ही फ्लोट करता हुआ तैरेगा, और ये बैलेंसिंग एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एल इंटू रो किसके बराबर हो जाएगा? एल इंटू सिग्मा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा ऊपर से प्रेस कर देते हैं। ऊपर से प्रेस करने पे ये वाली जो लेंथ है, ये किसके बराबर हो जाएगी? एल प्लस वाई के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इसका वेट तो उतना ही रहेगा, ठीक। तो इसमें क्योंकि अपथ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो जो इसका वेट है mg वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो अपथ्रस्ट है ना, अपथ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगा? ml इंटू जी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो ml है
ये A इंटू एल प्लस वाई इंटू सिग्मा जी। तो ये जो एडिशनल y है, जो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया नीचे की तरफ, उसकी वजह से अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि अपथ्रस्ट बढ़ गया तो ऊपर की तरफ वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ये कम रह गया, तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, है ना। ये अब ऊपर की तरफ धकेलेगा, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो एक्सेलरेशन है उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास के बराबर, है ना। तो ऊपर की तरफ जो अप्लाइड फोर्स है वो नेट फोर्स कितना होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो अप्लाइड फोर्स है ऊपर की तरफ, है ना, ये अगर हम mg को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं, तो माइनस का मतलब है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है अप थ्रस्ट u, और mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये u माइनस mg के बराबर। तो ये जो माइनस साइन है ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। अब इसमें हम u और mg की वैल्यू पुट कर देंगे, तो u किसके इक्वल होगा, अप थ्रस्ट, ये हमने अब थ्रस्ट की वैल्यू निकाली हुई है, a इंटू एल प्लस वाई इंटू सिग्मा इंटू जी, और mg किसके इक्वल था, mg अब थ्रस्ट यानी कि ए एल इंटू सिग्मा जी के बराबर था, है ना। तो जो m था वो ए एल इंटू रो जी, ए एल इंटू रो जी के बराबर था। अब इसमें अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें, तो ये ए एल इंटू सिग्मा जी प्लस ए वाई इंटू सिग्मा जी माइनस ए एल इंटू रो जी के बराबर। अब देखो ये जो ए एल रो जी है, ए एल रो जी ये किसके इक्वल है, ए एल सिग्मा जी के इक्वल। तो ए कैपिटल एल रो जी और ए एल सिग्मा जी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर बचेगा, माइनस ए सिग्मा जी, ये माइनस ए सिग्मा जी इंटू वाई के बराबर हो। तो ये ए सिग्मा जी ये सब तो कांस्टेंट है, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो यहां से इक्वेशन बनेगी ये मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये माइनस ए सिग्मा जी इंटू वाई के बराबर हो। तो अगर यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो ये m से इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो ये m से डिवाइड करने के बाद इतना आ जाए, m की वैल्यू डाल देंगे तो a से a कट जाएगा, तो ये माइनस सिग्मा जी अपॉन एल रो वाई के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो a अगर माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। ये कुछ समझ में आ रहा है बेटा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई ये, a किसके इक्वल आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया a इज इक्वल टू ये माइनस सिग्मा जी अपॉन एल रो, है ना, इनटू वाई, और जनरल इक्वेशन से ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होता है, तो यहां से हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये सिग्मा जी अपॉन एल रो के इक्वल आ जाएगा। सिग्मा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, और रो क्या है, रो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी, है ना, और जो एल है वो इसकी टोटल लेंथ है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा जी अपॉन एल रो, और यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो 2 पाई, और ये जो ओमेगा है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये एल रो अपॉन सिग्मा जी के इक्वल है। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे ही हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हम नेट अप्लाइड फोर्स निकालते हैं, और वो जो अप्लाइड फोर्स है उस अप्लाइड फोर्स से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, और जब एक्सेलरेशन हमको मिल जाता है तो उसको ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए। नेक्स्ट है
एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, अगर कोई बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? तो उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी तो होती है उसकी स्पीड की वजह से, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और एक उसकी पोजीशन की वजह से होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जो नेट एनर्जी है वो इन दोनों के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी, जैसे हमने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, तो उसका जो स्पीड है उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में वैल्यू है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये ओमेगा इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर हम v की ये वाली वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया, और अगर इसकी वैल्यू ये वाली डालेंगे तो हाफ एम और फिर v स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दो एक्सप्रेशन तो हो गए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो कि ये O से P पॉइंट तक पहुंच गया, है ना। तो इसने कुछ हाइट गेन करी होगी ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो जितना वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। तो देखिए जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है, देखो ये जैसे सपोज करो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज करिए कि dx। तो ये सिचुएशन इस तरह से है कि अगर dx डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा तो जो फोर्स है वो इस तरफ होगा, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, और एक्सेलरेशन ये ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम सिर्फ देख रहे हैं, तो ये फोर्स हो गया। अगर dx डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन कितने के बराबर हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो ये m ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के इक्वल है, और इस वाले पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो y के इक्वल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से लेके y तक होता है। ये वाला जो पॉइंट है, इस डिस्टेंस को हमने वेरिएबल x ले लिया, और इसका छोटा सा जो पार्ट है वो dx हो। तो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर एक्स dx को, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेके y तक होंगे। तो इसमें m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट डालेंगे 0 से लेके y तक। तो ये m ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दो y, तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो ये जो वर्क डन है y डिस्प्लेसमेंट पे, जो वर्क डन होगा रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, दैट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इनके ग्राफ पूछे जाते हैं, है ना, कि भाई इनके दोनों के ग्राफ बनाइए। तो देखो बेटा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू
k इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो अगर टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, यानी कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर होगा। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो आप देखिए कि अगर हम एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को y एक्सिस पे बनाते हैं, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ना, और किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट यानी कि y के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, तो ये जो u है ये y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो u तो y हो गया और y जो डिस्प्लेसमेंट है वो x हो गया, तो y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें अपवर्ड पैराबोला बनता है। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की इक्वेशन बनती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का पैराबोला बनेगा। और ये जो इक्वेशन है हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जैसे जैसे ये वाली जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये वाला जो टर्म है, ये हाफ ओमेगा स्क्वायर ये इसमें से कम हो जाएगी। तो इसलिए जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला होता है इस तरह से। तो किसी भी पॉइंट पे अगर इन दोनों का सम देखोगे तो जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है वो हमेशा इस तरह से बनी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो बोल्ड लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, जो डॉटेड लाइन है वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, और ये वाली जो एक और लाइन है वो एनर्जी का ग्राफ है ना। तो आपको एक तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है और ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। जो फ्री ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस का मतलब है कि उसमें डैम्पिंग नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो आप अगर ऑसिलेशंस को वैक्यूम में कराते हो या स्पेस में कराते हो तो वो फ्री ऑसिलेशंस होंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन, अगर डैम्प्ड जो ऑसिलेशंस है, मतलब एनर्जी जो कम हो रही है, आप कोई एडिशनल डिवाइस लगा देते हो जो उसके जो डेफिशिएंसी है एनर्जी की उसको कंपेंसेट करती है, तो उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि एयर के अंदर एक पेंडुलम को छोड़ दो तो वो एयर फ्रिक्शन की वजह से कुछ देर में रुक जाएगा, लेकिन आप अगर उसमें कोई मोटर लगा दो जो उसको ऑसिलेट कराता रहे, है ना, तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, फिर रेजोनेंट ऑसिलेशंस है। अगर सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, है ना, कोई जैसे सपोज करो कोई पेंडुलम है, आप इसमें एक फोर्स लगाते हो और वो उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, वो अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्री ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है अगर उससे मैच कर जाए तो उसको हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस बोलते हैं, और इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अभी हमने बताया कि डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता रहता है ना, जैसे ये है, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा फिर ये कम होता रहेगा। आप अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो पहले ये ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, इस तरह से ये डैम्प्ड होता चला जाता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड एक जैसा बना रहता है ना, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो सेम बना रहता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो ये ऑसिलेशन टॉपिक तो खत्म हो गया। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे वेव्स। ठीक है, आप इसको अपने रजिस्टर में लिखोगे तो जरूर ये आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो मुश्किल लगेगा।
ठीक है, मैं इसके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भेजूंगा, एक एक और दो दो नंबर के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा बेटा।